से वार्ता करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। नमस्कार सभी मित्रों को। सर, आप पिछली बार विधायक बने थे। 10 महीने का आपका कार्यकाल था। उन 10 महीनों में आपकी उपलब्धि क्या रही? कौन से काम आपने किए महाराजगंज क्षेत्र के विकास के लिए? आपने सही कहा कि मैं जब विधायक था 2014 से 2015 के कार्यकाल में, उस समय मुझे कुल 14-15 महीने का समय मिला और एक चुनाव से निकला और फिर दूसरे चुनाव में चला गया। और आप जानते हैं कि चुनाव के समय 1-2 महीना करीब करीब समय लग जाता है चुनाव में ही। फिर चुनाव के समय आचार संहिता लग जाने के बाद बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। तो जो काम करने के लिए वास्तविक समय मिला वो करीब 10-11 महीने रहा होगा। मैंने उस दौरान महाराजगंज क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर प्रयास किया, कई मोर्चों पर प्रयास किया। शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य की जगत में, सड़क में, इस प्रकार के कई क्षेत्रों में मैंने काम किया है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है? देखिए, मैं जब अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ, विभिन्न गांवों में जाता हूँ, तो एक तो यह है कि मैं अपने आप को शिक्षा की ही उपज मानता हूँ। बिल्कुल। मैं आज जीवन में जिस किसी भी मुकाम पर हूँ, उस मुकाम पर पहुँचने में शिक्षा का और मेरे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार का बहुत बड़ा स्थान है। तो मेरी रुचि रहती है शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने विधानसभा क्षेत्र में घूम कर देखा था कि सभी सरकारी स्कूलों में भवन तो अच्छा है, सरकार ने भवन बनवा दिया है अच्छा, लेकिन जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, वो बच्चे जमीन पर बोरा बिछाकर, प्लास्टिक की चट्टी बिछाकर पढ़ते हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, भले ही वह प्राइवेट स्कूल झोपड़ी में क्यों न चलता हो, किंतु वहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था होती है। और आप जानते हैं कि गांव में जिसके पास थोड़ा पैसा है वो नज़दीक के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जिसके पास कोई साधन नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस तरह मैंने ये देखा कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं। तो एक बच्चा जो ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहा है और एक बच्चा जो बेंच पर बैठकर पढ़ रहा है, दोनों बच्चों की मानसिकता में कुछ फ़र्क आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो इसलिए मैंने यह तय किया कि मुझे तो इस बीच में सरकार का फंड एक बार मिलना है, और वो करीब उस समय 2 करोड़ की राशि हुआ करती थी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे इस 2 करोड़ रुपए से ऐसा काम करना है जिस काम का फायदा मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पहुंचे। मैंने यह चिंता नहीं की कि किस गांव में मुझे वोट मिला, किस गांव में मुझे वोट नहीं मिला, किसने दिया, किसने नहीं दिया। एक विधायक के नाते मेरा कर्तव्य सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति है, ऐसी मेरी सोच है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा काम करना चाहिए जिसका फायदा हर गांव में पहुंचे और खासकर गरीब लोगों को मिले और शिक्षा के क्षेत्र में हो। मैं अपना श्री गणेश इसी तरह करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी संपूर्ण राशि का बेंच लिख दिया और पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, उन सभी स्कूलों में लोअर बेंच और हायर बेंच, ये दोनों मिलाकर एक जोड़ा मानते हैं, तो 29 जोड़ा बेंच प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक गांव में मैंने दे दिया। इस काम का मुझे विशेष गर्व अनुभव होता है। आज भी मैं इस काम को करके संतुष्टि अनुभव करता हूँ, और आपके माध्यम से
मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा काम करने वाला पूरे बिहार में मैं इकलौता विधायक था। जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी, इस काम की। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि सबको ऐसा करना चाहिए। बड़ा काम था सर, विद्यालयों की चिंता आपने की, बच्चों की चिंता आपने की, उनके पढ़ाई की चिंता आपने की। सर आपने दो बातें बताई हैं और जन सरोकार के जो दोनों मुद्दे थे उन पे आपने अपना विषय रखा था। आपने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में सर आपने बता दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या किया यहाँ के लिए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम मैंने किया था। जो अनुमंडल अस्पताल आज आप महाराजगंज में अनुमंडल अस्पताल देख रहे हैं, जी इस अनुमंडल अस्पताल की बड़ी भयंकर दुर्दशा थी। भवन बनकर तैयार था, उसमें एपरेटस खरीद कर रख दिया गया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल तक उस अनुमंडल अस्पताल में ना कोई डॉक्टर बैठते थे, ना कोई नर्सिंग स्टाफ था, ना उस अस्पताल में बिजली थी, ना उस अस्पताल में जनरेटर था। और आश्चर्य तो यह कि उस अस्पताल तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। जी सरकार ने भवन बना दिया, लेकिन मेन रोड से उस अस्पताल तक जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं था। अब अगल बगल जिसकी जमीन थी, उन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी कि अस्पताल के सामने मेरी जमीन है, वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे। और सरकार ने शायद इसके लिए प्रयास भी नहीं किया था, किसी ने यह मुद्दा उठाया नहीं था। तो मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक था। भाजपा की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के बजट पर मुझे पार्टी ने भाषण देने के लिए कहा। मैंने भाषण में बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन होने के बाद भी इस अस्पताल में आज तक काम शुरू नहीं हुआ। इस अस्पताल में आज तक बिजली का कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा गया, कोई जनरेटर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। इन सब मुद्दों पर जब मैंने चर्चा की विधानसभा में, तो सभी आला मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी विभाग के उच्च पदाधिकारी, सारे लोग विधानसभा में मौजूद थे। उन सबों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने तुरंत इसके लिए फिर रिपोर्ट मंगाई सिविल सर्जन से। मेरी सारी बातें सच पाई गई और तब सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उस अस्पताल में डॉक्टर की पोस्टिंग की, मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग की, बिजली का कनेक्शन दिया गया और सरकार ने वहां तक जाने के लिए भूमि अधिग्रहण करके रोड बनवाया। सर अस्पताल तो आपने शुरू करवा दिया, वहाँ डॉक्टर्स भी आने लग गए थे और बाकायदा सारी व्यवस्थाएं भी हो गई थी। वर्तमान स्थिति जानकारी है आपको अस्पताल के बारे में? अब वर्तमान स्थिति तो लोग बताते हैं संतोषजनक नहीं है। जी संतोषजनक नहीं है। लोगों को उस अस्पताल से जितनी उम्मीद थी या जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, शायद इसमें कुछ कमी है, ऐसा लोग बताते हैं मुझे। एक पूरी फहरिस्त है सर कमियों की और अस्पताल बिल्कुल अनुमंडल अस्पताल जिस तरह का है वो अपने स्वरूप में काम नहीं कर पा रहा है। चलिए सर एक दूसरा सवाल लेते हैं। यदि आप महाराजगंज के विधायक पुनः बनते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? विकास की प्राथमिकता का तो कुछ निश्चित रूप से 3-4 जो मापदंड होता है, उनमें मापदंडों पर काम करूंगा। जैसे एक तो सड़क से हर गांव को कनेक्ट करना, जहां जहां जिस गली मोहल्ले में सड़क अभी तक नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचाना। महाराजगंज शहर में जो सड़क की दुरावस्था है, जो चारों तरफ जल जमाव हो जाता है, नारकीय स्थिति है, तो महाराजगंज शहर पर भी मुझे विशेष ध्यान देना होगा। जल जमाव के कारण कई जगह दिक्कत हो रही है, उस पर ध्यान देना होगा।
अस्पतालों में ठीक से लोगों को इलाज मिल सके, दवा मिल सके, इसके लिए मैं काम करूँगा। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ठीक से हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस पर मैं काम करूँगा। गरीब लोगों को सरकारी योजना का लाभ सही ढंग से मिले, बिना भ्रष्टाचार के मिले, इसका मैं विशेष प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखता हूँ कि जो लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, कोई उनका सहारा नहीं है, ऐसे लोगों तक सरकारी योजना पहुंचने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। मैं उन लोगों की मदद के लिए अवश्य काम करूंगा। और दूसरी बात कि मेरा यह मानना है कि महाराजगंज क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी जो नौजवान हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसानों के हित में भी मैं काम करूंगा, क्योंकि किसान अभी काफ़ी कष्ट में हैं, इसलिए किसानों के हित में भी काम करना ये मेरी प्राथमिकता में होगा। सर, एक और इसी तरह का सवाल लेता हूँ आपसे। जनता आपको विधायक क्यों चुने? जनता आपको अपना समर्थन क्यों दे? हाँ, जनता को मूल्यांकन करना है। मैं जिस समय विधायक था उस समय मैंने क्या किया, इन वर्षों में जब मैं विधायक नहीं था तो जनता के बीच मेरी क्या सक्रियता रही, इस कोरोना पीरियड में मैंने क्या किया, जब भी कोई क्षेत्र का कोई समस्या मेरे सामने लाई जाती है तो मैं उसके निदान के लिए क्या करता हूँ, लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना, व्यवहार, घूमना कैसा होता है, आगे चलकर मैं क्या करने वाला हूँ, लोग इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। और इन 5 वर्षों में जो लोग सत्ता में हैं उनका भी लोग मूल्यांकन करेंगे। अब जज तो जनता जज है, जनता इन सारी बातों को समझ बूझकर निर्णय करेगी जनता। सर, वर्तमान विधायक के द्वारा विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि विकास की अनदेखी हुई है महाराजगंज नगर में? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विकास की अनदेखी हुई है, ये जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। मैं किसी भी न्यूज चैनल को, किसी भी पत्रकार बंधु को मैं कहूँगा कि वो जरा 2, 4, 5, 10 गांव में घूम जाएं, महाराजगंज नगर में घूम जाएं, कुछ लोगों से बात कर लें। मेरा कोई कहना नहीं है, मेरे कहने को आप मत गिनिए, उसको एक साइड में रख दीजिए, लोगों से पूछिए लोग क्या कहते हैं। आप पत्रकार हैं और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जाएं, लोगों से पूछें। सर, चूंकि आप महाराजगंज विधानसभा के अब तक के सबसे शिक्षित विधायक भी रहे हैं और अभी वर्तमान में सबसे शिक्षित प्रत्याशी भी आप ही हैं, ऐसे में महाराजगंज विधानसभा के बच्चों और युवाओं के शिक्षा के लिए आपकी सोच क्या है? मैं इन दोनों विषय को बहुत ही गंभीर विषय मानता हूँ। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दूसरी बात कि लोगों को काम करने के लिए अवसर, रोजगार का अवसर। और अगर आप मुझसे ये तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछेंगे तो किसानों का हित, खेती को लाभप्रद बनाना, इन तीनों मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। परंतु अपने अपने क्षेत्र के जागरूक लोगों को और सक्षम नेताओं को इस कार्य में लगना पड़ेगा, ताकि सरकार की योजना आपके क्षेत्र तक सही ढंग से आ जाए, लोगों को उन योजनाओं का सही ढंग से लाभ मिल जाए। और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार का काम जनता तक पहुंचाना, यही एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। मैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए और गरीब लोगों के अधिकार के लिए जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। सर, वर्तमान में आप विधायक नहीं हैं, फिर भी यहाँ नौतन फील्ड में जहाँ तमाम युवा जो हैं वो तैयारी करते हैं पुलिस के लिए, आर्मी बहाली के लिए, ऐसे में आप उन लोगों के लिए भी वहाँ चापाकल वगैरह की व्यवस्था आपने करवाई है,
महाराजगंज में इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो युवा लोग हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पारामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स, पुलिस में जाने की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग जो किसी प्रकार का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, इन सब लोगों के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान किया जाए, यहाँ उनको सुविधा दी जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए। मैंने ये भी देखा है कि लोगों को जॉब ढूंढने में, परीक्षा के लिए अप्लाई करने में मार्गदर्शन की भी सही कमी होती है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते पर चलकर आपका काम अच्छी तरह होगा। मैं इन सारी भूमिकाओं को निर्वाह करने का प्रयास करूँगा। सर, महाराजगंज में एकमात्र सरकारी कॉलेज है RBGR कॉलेज, और वहाँ भी अरसे से फैकल्टी की कमी है। इस पर आपका विचार क्या है? मेरे पास कई कॉलेजों के, JP यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों से छात्रों ने मुझसे संपर्क किया है, कुछ लोग आकर मिले भी हैं और उन लोगों ने कॉलेज की शिक्षा की बहुत सारी समस्याओं को मुझसे बताया है, जिसमें से एक समस्या फैकल्टी की कमी, दूसरी समस्या क्लास में सुविधाओं का अभाव, कहीं पंखा नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं चापाकल नहीं है, कहीं परीक्षाएं समय से नहीं होती हैं, ग्रेजुएशन करने में 4 साल 5 साल का समय लग जाता है। इन समस्याओं को विश्वविद्यालय के स्तर पर और सरकार के स्तर पर उठाने का काम मैं करूंगा। एक विधायक के रूप में जनता की आवाज़ बनकर मैं काम करूंगा कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक उठाना, उनको सरकार को बताना, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, मुख्य काम विधायक का यही होता है। जी सर, पिछले दिनों पलाऊ पंचायत के रड़िया गांव से एक खबर आई थी, जहां से एक राजमिस्त्री नौकरी के संदर्भ में पैसे कमाने के लिए वो भूटान गए हुए थे और वहां उनकी किसी विषम परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई थी और आपके प्रयास से उनका शव लाया गया था। आपको कब जानकारी मिली और वर्तमान में उनके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 3 महीने पूर्व उस परिवार की शिकायत मुझ तक पहुंची। उस परिवार ने मेरे पास संपर्क किया। उनके सीमा देवी नाम है, उनके पति का नाम परमात्मा राउत था। वो भूटान कमाने गए थे, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। ठेकेदार और कंपनी वाले लोग घर से संपर्क नहीं करने दे रहे थे, सही जानकारी नहीं दे रहे थे और ये लोग काफ़ी गरीब थे और उनकी 3 या 4 बेटियां थीं, केवल कोई कमाने वाला सदस्य और नहीं था। उनके पास इस गरीबी के बाद भी राशन कार्ड नहीं था। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने लगातार प्रयास इसके लिए किया। 5 मई से लेकर और 29 जुलाई तक का समय इसमें लगा। 5 मई को मैंने प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को, अन्य लोगों को इस संबंध में सूचना दी और उसके बाद से लगातार मैं लगा रहा इस काम में। मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे दर्जनों बार मेल करना पड़ा, दर्जनों बार फ़ोन पर बात करना पड़ा। भूटान में जो भारतीय दूतावास है उससे मैंने लगातार संपर्क किया और तब जाकर कल उनका शव, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया और उस परिवार के लिए राशन कार्ड भी बन गया। और इस बीच में भी उनको काफ़ी राशन मैंने प्रशासन से दिलवाया। अब मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चियाँ पढ़ लें, लिख लें और किसी काम के लायक हो जाएं ताकि परिवार की गाड़ी आगे चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे महाराजगंज के पूर्व विधायक जो वर्तमान विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी हैं, जन जन के प्यारे नेता और लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। इन्होंने अपने खुलकर हमसे बात की शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही साथ महाराजगंज के युवाओं के रोजगार के बारे में। सर, एक बार पुनः हम आपसे मिलेंगे और आगे की वार्ता जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे सर। धन्यवाद, नमस्कार।